हेलो साथियों, वेलकम टू इन क्लासेज। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 3 दिसंबर का मॉर्निंग वाले शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। पिछली वीडियो जो हमने आपको 27 नवंबर, 28 नवंबर और 1 दिसंबर, 2 दिसंबर के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करा दिए हैं। अब तक आपको 12 सेट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, बाकी सेट्स जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। टोटल 38 सेट्स हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ऐसे ही रेगुलर देखते चलें, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम एसएससी करवा रही है और एसएससी हमेशा प्रीवियस ईयर के पेपर्स के इर्द गिर्द ये क्वेश्चन पूछती है। तो आप इनको अच्छे से सॉल्व करिए, अच्छे से वीडियो को देखिए, क्योंकि हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ जो सॉल्यूशन करवाते हैं वो उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सारे सॉल्व करवाते हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटे। एक क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखें और इनकी पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करनी है ये वीडियो का अंत में मैं आपको बता दूंगा। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो आप उन्नीन क्लासेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप उनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? तो क्या है वो? ऑपरेशन ग्रीन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सरकार ने 5 नवंबर 2018 को टमाटर, प्याज और आलू के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए ऑपरेशन ग्रीन्स कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य इन 3 प्रमुख रसोई स्टेपल में मूल्य की अस्थिरता की जांच करना है। टमाटर, प्याज और आलू फसलों की आपूर्ति और फसलों को स्थिर करने के लिए केंद्रीय बजट 2018-19 में कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो यह गलत है क्योंकि मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। ऑप्शन 2, भारतीय संविधान का भाग 4A नागरिकता से संबंधित है, तो यह गलत है, नागरिकता संबंध भाग 2 है, जबकि भाग 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन 3, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जबकि मौलिक कर्तव्य भाग 4A में आते हैं, भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। ऑप्शन 4, भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब जैसे कि हमको दिया हुआ है, भाग फर्स्ट संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 104। भाग सेकंड नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग थर्ड मूलभूत अधिकार अर्थात मौलिक अधिकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35। और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और भाग 4A मूल कर्तव्य से संबंधित है, अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन नंबर 3, वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नाम की पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसके लेखिका है ऑप्शन नंबर 3, मलाला यूसुफजई। वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड 2019 की पुस्तक मलाला यूसुफजई की है। पुस्तक पाकिस्तान में विस्थापित होने के यूसुफजई के स्वयं के अनुभव का अनुसरण करती हैं और बाद में इंग्लैंड जाने के लिए मजबूर होती हैं और दुनिया भर के 9 अन्य विस्थापित लोगों से कहानियां कहती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहां पर स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ICAR सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1949 में पटना बिहार में की गई थी और बाद में 1956 में इसे शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया। इसका प्राथमिक जन आदेश स्थायित्व, उत्पादकता, गुणवत्ता और आलू का उपयोग। CPRI भारत के विभिन्न आलू उगाने वाले क्षेत्रों में 7 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों का संचालन करती है। क्वेश्चन नंबर 5, जल चक्र को जलीय चक्र भी कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल चक्र को जल विज्ञान चक्र के रूप में भी जाना जाता है। यह पृथ्वी की सतह पर ऊपर और नीचे पानी की निरंतर गति का वर्णन करता है। यह एक पानी की बूंद के मार्ग का वर्णन उस समय से जमीन पर गिरता है जब तक कि वह वाष्पित होकर हमारे वायुमंडल में नहीं लौटता। क्वेश्चन नंबर 6, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1540 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में या फिर बीलग्राम के युद्ध में, क्योंकि कन्नौज के युद्ध को बीलग्राम के युद्ध भी बोलते हैं, हुमायूं को शेरशाह ने हराया था और उसे भागना पड़ा था। हुमायूं शाह हुसैन अरगुना के शासनकाल के दौरान सिंध में भटक गया और फिर ईरानी अदालत में पहुंच गया। हुमायूं बाबर का पुत्र था और उसने 1530 ईस्वी में राजगद्दी संभाली थी। उनके उत्तराधिकारियों को उनके भाइयों
कामरान, हिंदल और अस्करी और अफगानों द्वारा चुनौती दी गई थी। उनका पहला अभियान कालिंजर के खिलाफ था। इससे पहले एक चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 में, वो भी शेरशाह सूर्य और हुमायूं के बीच में लड़ी गई थी। तो चौसा का लड़ाई शेरशाह और हुमायूं की सेना के बीच लड़ी गई थी। हुमायूं बुरी तरह से हार गया और भाग गया। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने उनकी जीवनी हुमायूं मां लिखी। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद था। वह बाबर खान लोहानी की सेवा में शामिल हुए और फिर उन्हें बिहार के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने सामेल की लड़ाई या फिर गुरिसमेल की लड़ाई 1544 ईस्वी में हुई थी, में मारवाड़ के राजपूत सेनाओं को हराया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 11 मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट किया गया, जो भी अनुच्छेद 51A में, अर्थात मूल मौलिक अधिकार में 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान में भाग 4A स्थापित किया, जिसके अंतर्गत सभी मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को बाद में 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा सूची में समाविष्ट किया गया। 10 मौलिक कर्तव्य थे 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए थे, फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की संस्थितियों के आधार पर समाविष्ट किया गया था, अर्थात स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिए थे? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की उत्पत्ति तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से हुई। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह का खिताब दिया था? तो फ्लाइंग सिंह किसने दिया था? जनरल अयूब खान ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने 1960 में पाकिस्तान में एक शानदार प्रदर्शन के बाद मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया का खिताब दिया। मिल्खा सिंह ने दौड़ में पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिक के खिलाफ जीत दर्ज की थी, तो उस समय जनरल अयूब खान ने उन्होंने फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि उनकी समान विचारधाराओं और महात्मा गांधी के साथ घनिष्ठ मित्रता के कारण खान अब्दुल गफ्फार खान को उनके निकट सहयोगी अमीर चंद बमवाल द्वारा सरहदी गांधी, फ्रंटियर गांधी उपनाम दिया गया था। 1929 में खान पश्तूनी नेता थे जिन्होंने खुदाई खिदमत गर्ग की स्थापना की थी, जो उपनिवेशवाद विरोधी अहिंसात्मक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 10, प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। मतलब कितने से अधिक नहीं हो सकते डिप्टी गवर्नर? तो 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर आरबीआई में नहीं हो सकते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई रिजर्व बैंक के मामलों का संचालन केंद्रीय निर्देशक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें एक गवर्नर होता है और 4 से अधिक उप गवर्नर नहीं होते। निदेशकों को 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3, केरल राज्य में। ओणम त्योहार मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। यह त्योहार मानसून के अंत और फसल के मौसम का स्वागत करता है। यह चिंगम के मलयालम महीने के दौरान 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। ओणम त्योहार का इतिहास संगम काल तक है। यह त्योहार पाताल लोक से असुर राजा महाबली की वार्षिक यात्रा के आगमन की स्मृति में है। तो कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। कब? जब त्योहार मानसून के अंत और फसल के मौसम के स्वागत के रूप में। कब, किस महीने में मनाया जाता है? यह मलयालम महीने के दौरान मनाया जाता है। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, दिसंबर 2019 में मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने को सर्वसम्मति से मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना। तो किसे चुना? पृथ्वीराज सिंह रूपन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मॉरिशस गणराज्य की नेशनल असेंबली ने सर्वसम्मति से पृथ्वीराज सिंह रूपन को द्वीप राष्ट्र का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो एक बड़े पैमाने पर औपचारिक पद है। वे देश के पूर्व कला और संस्कृति मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 लाख रुपए का। आयुष्मान भारत योजना रुपए का स्वास्थ्य आवरण प्रदान करती है। माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पतालों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख प्रति परिवार 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवार हैं, जो भारतीय आबादी का 40% हिस्सा बनाते हैं। इस योजना को अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य
योजना के रूप में जाना जाता है। इसे 23 सितंबर 2018 को रांची में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 23 सितंबर 2018 को। कहाँ? रांची से। क्वेश्चन नंबर 14, संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका है हारमोनियम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बोरकर ने एक कुशल हारमोनियम वादक के रूप में अपना नाम बनाया और उन्हें 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे। बोरकर एकल प्रदर्शन के साथ साथ भारतीय शास्त्रीय गायकों के साथ जाने की अपनी अनूठी शैली के लिए जाने जाते थे। पंडित तुलसीदास बोरकर को क्षय रोग हो गया था और उनका उपचार मुंबई के नानावती अस्पताल में किया गया था, लेकिन वृद्ध अवस्था के कारण उनके शरीर ने उपचार के लिए अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी। मुंबई में 29 सितंबर 2018 को सुबह 10:20 पर 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मकबरा बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। यह 1656 में डबुल के वास्तुकार यकूत द्वारा पूरा किया गया था। इसका निर्माण ढक्कन आर्किटेक्चर के अनुसार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, मार्गरेट एटवुड और को संयुक्त रूप से 2019 के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बर्नार्डिन एवरिस्टो। तो मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को संयुक्त रूप से बुकर पुरस्कार दिया गया था 2019 का। ऐतिहासिक जीत में मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को 15 अक्टूबर 2019 को लंदन में 2019 बुकर पुरस्कार के संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया। एटवुड ने द टेस्टोमेंट्स के लिए जीत हासिल की, जो कि द हैंडमेड्स टेल के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित अगली कड़ी है, और एवरिस्टो ने गर्ल वुमेन अदर के लिए जीत हासिल की, जो 12 विभिन्न महिलाओं के जीवन का अनुसरण करती है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाअभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 61। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव तब लाया जा सकता है जब वह संविधान का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया। जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा या लोकसभा या राज्यसभा द्वारा आरोप लगाया जाएगा। राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके बाद इसे दूसरे सदन भेज दिया जाता है। दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जांच करता है। यदि राष्ट्रपति पर महाअभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो वो किस शैली की प्रवर्तक थी? ठुमरी शैली की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गिरिजा देवी ठुमरी शैली की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। वह सैनिया और बनारस घरानों से संबंधित थी। उन्होंने बनारस घराने में गाया और परंपरा के ठेठ अंग्रेजी ठुमरी शैली का प्रदर्शन किया। उनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 2017 को हुई। अब हम ठुमरी के बारे में देख लेते हैं। ठुमरी शैली, ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में मुख्यतः लखनऊ और बनारस में 18वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुई थी। ऐसा माना जाता है कि यह होरी, कजरी और दादरा से प्रभावित था। ठुमरी को गायन की एक रोमांटिक और कामुक शैली माना जाता है और इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का गीत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, 2000 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंग अनुपात सर्वाधिक है, जबकि डैश में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाओं के साथ लिंग अनुपात भारत में सबसे कम है। तो भारत में सबसे कम लिंग अनुपात किसका है? हरियाणा स्टेट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में सबसे अधिक लिंग अनुपात 1084 है, जबकि हरियाणा में 879 है। में राज्यों में सबसे कम लिंग अनुपात है। दमन और दीव जो एक केंद्र शासित प्रदेश है उसका 618 है, जो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है। कुल मिलाकर भारत का लिंग अनुपात वैसे कितना है? 943। क्वेश्चन नंबर 20, उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। तो किस पे किया गया है? मंजीरा नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सिंगूर बांध एक सिंचाई, पनबिजली और पेयजल परियोजना है जो तेलंगाना में संगारेड्डी जिले के पास सिंगूर गांव में स्थित है।
बांध मजीरा नदी पर बनाया गया है। यह हैदराबाद शहर के लिए पीने के पानी का एक प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 21, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? पार्श्विक उल्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, यानी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रक्षेपित या केंद्रित नहीं किया जा सकता है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के समान होती है। निर्मित प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के समान होता है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है, यानी समतल दर्पण से देखने पर बायां हाथ दायां हाथ प्रतीत होता है। जैसे कि हमको चित्र में दिया हुआ है, जब हम समतल दर्पण रखेंगे तो इस टाइप का हमारा दाएं का बायां बाएं का दायां दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 22, खानवा का युद्ध और राणा सांगे के बीच लड़ा गया था, मतलब खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो वो बाबर और राणा सांगे के बीच में लड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बाबर। खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई 16 मार्च 1527 को राजस्थान के भरतपुर जिले के खानवा नामक गांव में लड़ी गई थी। बाबर पहले मुगल सम्राट थे और राणा सांगा मेवाड़ के राजपूत शासक थे। खानवा की लड़ाई पानीपत की लड़ाई के बाद लड़ी गई थी। हुमायूं बाबर का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 23, जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 2024। मार्च 2020 में सरकार ने भारत में किसानों की आय को दुगना करने के लिए संशोधित लक्ष्य के रूप में 2024 का अनुमान लगाया। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए किसानों की आय दुगनी करने पर एक अंतर मंत्रालय समिति की स्थापना अप्रैल 2016 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? तो औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी के मध्य शासन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के पास स्थित दोहन नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब का पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। शाहजहां के बीमार होने के कारण उसके सभी उत्तराधिकारियों के बीच मुगल साम्राज्य का शासन बनने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था, जिसे उत्तराधिकार का युद्ध नाम से जाना गया, जिसमें सबको हराकर औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 ईस्वी को मुगल साम्राज्य के गद्दी पर अपना कब्जा किया और अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में साहब बुर्ज में बंदी बना दिया था। तकरीबन 50 वर्ष तक शासन करने के पश्चात 3 मार्च 1707 को 88 वर्ष की आयु में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब के शव को महाराष्ट्र के एक नगर दौलताबाद में दफनाया गया था। इसके बाद मुगल वंश का पतन शुरू हो गया। तो औरंगजेब का शव कहाँ दफनाया गया था? या कब्र कहाँ पे? दौलताबाद में। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। ब्रिटिश सत्ता ने अपनी शक्ति मजबूत कर ली। इसके जो मुगल वंश यहाँ से पतन होना स्टार्ट कर दिया। औरंगजेब के बाद कोई मजबूत मुगल सम्राट नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 25, 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? वो सोफिया केनिन ने जीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 1 फरवरी 2020 को यूएसए की सोफिया केनिन ने 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब जीता। फाइनल में स्पेन की गर्भनी मुगुरुजा को 4-0, 6-2, 6-2 से हराया। 2002 में जेनिफर कैप्रियाती के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब जीतने वाली कैनिन सेरेना विलियम्स के अलावा पहली अमेरिकी महिला बनी। क्वेश्चन नंबर 26, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। मानव नेत्र के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मानव नेत्र कमोबेश एक छाया चित्रित कैमरे की तरह है। नेत्र गोलक लगभग 2.3 सेंटीमीटर के व्यास वाले आकार में लगभग गोलाकार है। नेत्र के सामने के पारदर्शी भाग को स्वक्ष-मंडल कहा जाता है, जो प्रकाश के लिए नेत्र की खिड़की के रूप में कार्य करता है। स्वक्ष-मंडल के पीछे एक गोलाकार झिल्ली है, जिसे इसके केंद्र में एक छेद के साथ परितारिका कहा जाता है। छेद को नेत्र की पुतली कहा जाता है। परितारिका कार्य पुतली के आकार को समायोजित करके नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित और विनियमित करना है। जब प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो पुतली सिकुड़ जाती है, और इसके विपरीत जब कम होती है तो पुतली चौड़ जाती है। पुतली के पीछे एक डबल उत्तर लेंस है, जिसे नेत्र लेंस कहा जाता है। पश्चमाभिपेशियां नेत्र लेंस की फोकल दूरी को समायोजित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत वर्ष से हुई? तो किस वर्ष से हुई? 1999 से 2000 वर्ष से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बीज फसल बीमा योजना रबी 1999 से 2000 से शुरू की गई थी।
इसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लागू किया गया है। यह बीज उत्पादकों की विफलता की स्थिति में विलेख उत्पादकों को वित्तीय सुरक्षा और आय की स्थिरता प्रदान करने के लिए पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्याय अधिकारणों से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 323A। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। संविधान का अनुच्छेद 323 क या ए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवकों की भर्ती और शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों के निपटारे या परीक्षण के लिए एक संसद कानून द्वारा प्रशासनिक न्याय अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। यह केवल सार्वजनिक सेवा के मामलों के लिए न्याय अधिकरणों की स्थापना पर विचार करता है। क्वेश्चन नंबर 29, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर 4, गोपाल कृष्ण खोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण खोखले ने की थी। इसका उद्देश्य कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातीय और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करना और प्रशिक्षित करना था। यह उस देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था जिसने खुद को वंचितों, ग्रामीणों और आदिवासी लोगों और अन्य सामाजिक कारणों के लिए समर्पित किया। खोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता था। 1905 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। किस अधिवेशन में? बनारस अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है और यह एक व्यक्ति के नाम पर रखा जाने वाला तीसरा बंदरगाह बन गया। अन्य 2 मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और कामराज बंदरगाह हैं। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी से 90 किलोमीटर की दूरी पर कांडला क्रीक पर स्थित है। बंदरगाह से 9 किलोमीटर की दूरी पर कांडला SEZ स्थित है जो 1965 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। तो किसके साथ नहीं लगती? तमिलनाडु के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तेलंगाना की सीमा उत्तर में महाराष्ट्र से लगती है, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, पश्चिम में कर्नाटक से तथा पूर्व और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लगती है। यह राज्य 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया और आंध्र प्रदेश के उत्तरी पश्चिम भाग से अलग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जम्मू और कश्मीर। दुमहल जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में वटल जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। आमतौर पर पुरुष लोग इस नृत्य को विशिष्ट अवसरों पर और निर्धारित स्थानों पर करते हैं। आमतौर पर इस नृत्य को लंबे रंगीन वस्त्र और लंबी शंखवार आकार टोपी पहनाया जाता है जो मोतियों और शंखों से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 33, शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, थायराइड ग्रंथियों की सूजन। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का असामान्य इजाफा हो सकता है जिसे गोइटर और अन्य थायराइड समस्याओं के रूप में जाना जाता है। आहार आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि का इजाफा एंडेमिक गोइटर कहा जाता है। गंभीर और लंबे समय तक आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन की कमी हो सकती है। इस स्थिति को हाइपोथायराइडिज्म के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सना मारिन। 10 दिसंबर 2019 को फिनलैंड की संसद ने 34 वर्षीय सामाजिक डेमोक्रेट सैन मैरिन को विश्व के सबसे युवा सेवारत प्रधानमंत्री के रूप में नामित करने की मंजूरी दी। मारिन पहले फिनलैंड की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के परिवहन मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 35, RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1949 में। अब थोड़ा RBI के बारे में जान लेते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस में हमेशा इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय कार्यालय वह स्थान है जहां राज्यपाल बैठता है और जहां नीतियां बनाई जाती है। हालांकि मूल रूप से निजी तौर पर स्वामित्व 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। क्वेश्चन नंबर 36, यूएस यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बेसबॉल। बेसबॉल USA का राष्ट्रीय खेल है।
यह एक बैट एंड बॉल गेम है जो दो विरोधी टीमों के बीच खेला जाता है जो बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण लेते हैं। पहला रिकॉर्ड किया गया बेसबॉल गेम 1846 में कार्टराइट के नाइकरबॉकर्स और न्यूयॉर्क बेसबॉल क्लब के बीच खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 37, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा भारत में एमएसपी घोषित किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर कृषि और सहकारिता विभाग भारत सरकार अपने बुवाई के मौसम से पहले 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। कृषि कीमतों में किसी भी तीव्र गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों का बीमा करने के लिए भारत सरकार द्वारा एमएसपी बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 38, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो कौन सा अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू के साथ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। उन्हें हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, लेकिन गांधी जी के साथ मतभेदों के कारण त्रिपुरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वो कब के थे? 1939 में ही। उन्होंने 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना, जिसे आजाद हिंद फौज कहते हैं, की कमान संभाली और वहां उन्होंने भारतीय अंतिम सरकार की स्थापना की। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने प्रसिद्ध नारे दिल्ली चलो और जय हिंद दिए। द इंडिया स्ट्रगल उनकी आत्मकथा थी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड द्वारा IMF का प्रबंध निर्देशक चुना गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने 25 सितंबर 2019 को क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को IMF के प्रबंध निर्देशक और कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना। वह क्रिस्टिन लेगार्ड के रूप में सफल हुई। बुल्गारिया के राष्ट्रीय जॉर्जीवा 1944 में अपनी स्थापना के बाद से IMF का नेतृत्व करने के लिए एक उभरती बाजार अर्थव्यवस्था से पहला व्यक्ति बन गया। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र मील की दूरी तक फैली है। तो कितनी दूर तक? 12 समुद्री मील की दूरी तक फैली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार बेस लाइन के निकटतम बिंदु से 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक जल तक फैला हुआ है। प्रादेशिक जल से परे 24 नॉटिकल मील तक फैले कंटीजेंट जोन है। 200 से अधिक समुद्री मील से परे भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निर्वाचन से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 15 भारत में चुनाव से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 324 से 329 के तहत चुनाव से संबंधित कई प्रावधान शामिल हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान के रूप में चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विराट कोहली। भारतीय कप्तान कोहली 24 दिसंबर 2019 को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा दशक के टेस्ट एकादश के कप्तान नामित किए गए थे। कोहली एक दशक में CA के सर्वकालिक परीक्षण पक्ष में रहने वाले एकमात्र भारतीय हैं। भारतीय कप्तान MS धोनी को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की एक दिवसीय मतलब ODI टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया। क्वेश्चन नंबर 43, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक वामपंथी राष्ट्रीयवादी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। इस पार्टी के गठन पर नेताजी ने कहा कि जो सभी फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो रहे थे उन्हें कभी भी ब्रितानी खेमे से मुंह नहीं मोड़ना था और अपनी अंगुली को काटकर और अपने खून से हस्ताक्षर करके फॉरम में शपथ पत्र भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 44, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। यह गीत उर्दू भाषा के सबसे स्थायी देशभक्ति कविताओं में से एक है। इस गाने को तराना ए हिंद भी कहा जाता है। यह कविता साप्ताहिक पत्रिका इतिहाद में 16 अगस्त 1904 को प्रकाशित हुई थी। तब कवि इकबाल ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में आगामी वर्ष इसका पाठ किया। फिर यह गीत भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध के लिए एक गान बन गया। क्वेश्चन नंबर 45 प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसी नृत्य शैली से। रंजना गौहर एक विश्व प्रसिद्ध उड़ीसी नर्तकी है। उनका नाम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विश्व में सबसे अग्रणी लोगों के बीच है। उन्होंने 2003 में पद्मश्री और वर्ष 2007 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। क्वेश्चन नंबर 46 आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन ब्रांड बाजार बन गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दूसरा सबसे बड़ा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत 2019 की पहली छमाही में $10.3 बिलियन के लेन देन के साथ ग्रीन बॉन्ड के लिए चीन के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। ग्रीन बॉन्ड वित्तीय, गैर वित्तीय और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए ऋण प्रतिभूतियां हैं जहां आय का उपयोग 100% हरित परियोजनाओं और परिसंपत्तियों के वित्त के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्राम पंचायतों का गठन। क्वेश्चन नंबर 48 दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य है? तो दहन के लिए ऑक्सीजन की बहुत अनिवार्य होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 की खोज के सील ने की थी। यह अज्वलनशील है लेकिन दहन में मदद करता है। ये खुद नहीं जलती लेकिन ये जलाने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्योंकि पीएच मान में 1 से लेके 14 तक होते हैं तो 7 है वहां उदासीन होता है। पीएच मान जिसका 7 से नीचे है वो अम्लीय होते हैं और पीएच मान 7 से जितने भी ऊपर हैं वो क्षारीय होते हैं। तो पीएच मान से नीचे यहाँ 2 नजर आ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50 फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यूएस, कनाडा, मैक्सिको, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको में। 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी 3 उत्तरी अमेरिकी देशों अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में 16 शहरों द्वारा की जाएगी। यह 2002 के बाद पहला विश्व कप होगा जो 1 से अधिक राष्ट्रीय और 2 से अधिक लोगों द्वारा पहली बार आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आखिरी बार 1994 में विश्व कप की मेजबानी की थी जबकि यह कनाडा की पहली बार पुरुष टूर्नामेंट की मेजबानी या सह मेजबानी होगी। हमारे जीके के 50 क्वेश्चन हुए। अब हम रीजनिंग वाले सेक्शन की बात करते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति के मध्य वही संबंध है जो संबंध दी गई आकृति युग्म की आकृतियों के मध्य है। तो हमको जो आकृति फर्स्ट और सेकंड में नजर आ रहा है कि आकृति जो फर्स्ट में जो हमारे वर्ग हैं लेकिन वो 4 भुजाओं से बने हुए हैं, लेकिन आकृति 5 में एक तो संख्या बढ़ गई है। पहली आकृति में 2 वर्ग हैं, अगली में 3 आकृतियां हो गई हैं जबकि एक भुजा बढ़ गई है, मतलब 5 भुजाओं से आकृतियां बन रही हैं। तो ऐसे ही हमको देखना है कि ऑप्शन नंबर 4 में हमको नजर आ रहा है पहले त्रिभुज 3 भुजाओं से, अगले में 4 भुजाओं से वाली आकृतियां हो गई और वो भी एक संख्या बढ़ गई है। 2 त्रिभुज, अगले में 3 वर्ग हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित 4 में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। तो इसमें जो भिन्न है वो हम देख लेते हैं कि इसमें जो भिन्न है वो है के क्यू यू, ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो थोड़ा देख लेते हैं। अक्षर समूह के क्यू यू को छोड़कर अन्य सभी अक्षर समूह में पहले 2 अक्षर विपरीत अक्षरों के युग्म बनाते हैं। पहले यू एफ के, तो यू एफ का अपोजिट है और एफ में जब हम +5 ऐड करेंगे तो मतलब एफ कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। 6 में +5 ऐड करेंगे तो के आ जाएगा। ऐसे डी का अपोजिट डब्ल्यू है, डब्ल्यू में 5 ऐड करेंगे तो बी आ जाएगा। टी का अपोजिट जी है, जी में 5 ऐड करेंगे तो एल आ जाएगा। लेकिन के क्यू यू में के क्यू का अपोजिट नहीं है, के +6 जब ऐड करेंगे तब क्यू आता है और क्यू में +4 ऐड करेंगे तो यू। तो इसका मतलब बाकी 3 सेम पैटर्न फॉलो करें लेकिन के क्यू यू सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति हमको ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रही है, बिल्कुल मिडिल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यदि एक कार
3 घंटे और 30 मिनट में 210 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार की किलोमीटर प्रति घंटों में औसत चाल कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 60 किलोमीटर पर आवर। वो कैसे? हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी अपन समय। तो दूरी हमको 210 किलोमीटर दी हुई है, समय 3 घंटे 30 मिनट मतलब 3.5 घंटे। जब 3 से 1/2 के फ्रैक्शन हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7/2। तो जब हम 210 अपॉन 7/2 इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा 60। तो ये आ जाएगा औसत चाल 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए समीकरण को सही हल करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर वो होगा 30 और 24। जब हम 30 और 24 को आपस में बदल देंगे तो वही 181 के इक्वल आ जाएगी पूरा समीकरण। वो कैसे, वो देख लेते हैं। 40 × 5 - 30 + 24 / 6 = 181। ये हमको समीकरण दिया है। अब हम 30 और 24 को एक्सचेंज कर देंगे तो समीकरण क्या बन जाएगी? 40 × 5 - 24 + 30 / 6। अब इसको हम जो कैलकुलेट करेंगे तो ये 40 × 5 200 हो जाएगा, -24 + 30 में डिवाइड 6 कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। बोर्डन मास के नियम के अनुसार पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 205 - 24 = 181। 205 - 24 जाएगा तो 181 आ जाएगा। वो LHS बराबर हो जाएगा RHS के। क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसको हम सीधा से नजर आ रहा है, पहली आकृति में जो स्टार है उसके बाद जो एक फ्रेम आ गया मतलब एक वर्ग आ गया, फिर थर्ड आकृति में 2 वर्ग आ गए, तो फोर्थ आकृति में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, थर्ड 3 वर्ग आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो आकृति आएगी वो ऑप्शन नंबर 2 वाली आएगी। आप इसको रख के देख सकते हो, ये वाला ही इसको पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस तरह निर्मित घन में 6 दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी? तो इस प्रकार जब हमको घन दिया होता है तो इसमें सीधा फंडा होता है, जो 6 वो 1 के अपोजिट होगा, मतलब 3 एक रो में तो फर्स्ट थर्ड के अपोजिट होगा और सेकंड फोर्थ का अपोजिट होता है, बाकी जो बचे वो आपस में अपोजिट होते हैं। तो 6 फर्स्ट नंबर पे और 1 थर्ड पे, तो 6 1 का अपोजिट हो गया, और इधर नीचे वाली साइड को 3 5 के अपोजिट हो जाएगा और 2 4 के। तो हमसे पूछा 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत हो जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से। तो रसोईया किचन में काम करता है तो किसान किस में करता है? खेत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये आकृति हमको जस्ट इसके मिडिल में हमको थोड़ी बहुत नजर आ रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये आकृति ये इधर साइड में नजर आ रही है, ये यहाँ सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से। तो 8 का संबंध 504 से, तो 9 का संबंध किससे होगा? वो 720 से होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे? वो इस प्रकार होगा, जब हम 8 का क्यूब करेंगे और -8 करेंगे तो 8 का क्यूब 512 होता है, -8 करेंगे तो 504 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 9 का क्यूब करेंगे और -9 कर देंगे तो 9 का क्यूब होता है 729, -9 करेंगे तो 720 आ जाएगा। तो 9 का संबंध हो जाएगा 720 से। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हम देख लेंगे 17 × 8 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो 136 आ जाएगा। 136 × 2 करेंगे तो 272। ऐसे 9 × 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 108। 108 × 2 करेंगे तो 216। तो इसी प्रकार हम 16 × 9 करेंगे जो क्या आएगी 144, और 144 × 2 करेंगे 288। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जैसे कि हमको दिया है पहली पंक्ति में 17 × 8 × 2 हो रहा है, फिर दूसरी पंक्ति 9 × पहली पंक्ति का 9, दूसरी पंक्ति का 12 × 2, ऐसे तीसरी पंक्ति में हो जाएगा 16 × 9 × 2 = 288। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 18, 18, 20, 60, 64, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 320। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे? वो देख लेते हैं। जब हम करेंगे 18, जो पहले 18 है वो आ रही है 18 × 1, फिर दूसरा 18 के बाद आ रही है 20, तो वो कैसा आ रहा है 18 + 2 तो 20। पहले तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर 3 से फिर मल्टीप्लाई, फिर 4 ऐड, फिर 5 से फिर मल्टीप्लाई, इस क्रम में हो रहा है। तो 18 × 1 18, फिर 18 + 2 20, फिर 20 × 3 कर देंगे 60, फिर हमको ऐड करना है वो 4, तो 60 + 4 64, फिर ऐड हो गया। अब हमको मल्टीप्लाई करना है अगली संख्या से, तो 64 × 5 तो यह आ जाएगा 320। जैसे कि हमको दिया है पहले 18, फिर 18 × 1 करेंगे तो 18 ही आ जाएगा, फिर 18 + 2 20, फिर 20 × 3 60, फिर 60 + 4 करेंगे 64, फिर 64 × 5 = 320। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14,
उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जिसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम देख रहे हैं जो इसमें फर्स्ट में जो त्रिभुज है वो अपने बाएं तरफ चला गया है 90 डिग्री, फिर अगली आकृति में फिर वापस से दाईं तरफ आ गए, फिर बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, ऐसे सारे अपने आप में बाएं दाएं हो रहे हैं। तो इसका जो हमारी जो फोर्थ के बाद जो फिफ्थ आकृति आएगी वो आ जाएगी ऑप्शन नंबर 4 जैसी, क्योंकि त्रिभुज जो बाईं तरफ है त्रिभुज वो दाईं तरफ आ जाएगा, जो सर्किल है इधर दाईं तरफ है वो बाईं तरफ आ जाएगा, ऐसे नीचे वाली आकृति हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो इसमें हमको नजर आ रहा है कि बाकी इसमें जो भिन्न है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, जो रेखाखंड है। बाकी जो आकृतियां हैं वो 5-5 है सब में सेम आकृति, लेकिन जो रेखाखंड है ये हमको 6 दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित 4 आकृति में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो इसमें भिन्न आकृति हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आकृति है वो एकदम समरूप है, एक दूसरे के एकदम इक्वल सेम है। लेकिन सेकंड में हमको नजर आ रहा है कि जो बीच वाला डॉट एक डंडा है वो नीचे वाली आकृति में एक साइड को हो रहा है, जबकि ऊपर वाली आकृति में एक साइड को दाएं बाई की तरफ हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाली आकृति आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से। तो इसमें जो हमको नजर आ रहा है तो पहले ऊपर त्रिभुज है, उसके बाद सर्किल है और नीचे हमको षटकोण है, उसके बाद नीचे एक छोटा सा 4 कोण वाला 4 रेखाखंड वाला आकृति है। तो ऊपर वाले नीचे इस साइड को आने के बाद सर्किल छोटा हो गया, त्रिभुज बड़ा हो गया। ऐसे ही हमको जो फोर्थ नीचे वाली आकृति जो नीचे 4 खंडों वाला या फिर हम उसको वर्ग बोल सकते हैं वो बड़ा हो गया, जबकि षटकोण वाला छोटा हो गया। ऐसी अगली आकृति हो रही है। तो थर्ड और फोर्थ में क्या हो जाएगा, जो नीचे स्टार के अंदर जो गोला है सर्किल है वो बड़ा हो जाएगा और स्टार छोटा हो जाएगा, और जबकि ये अपने बाईं तरफ चल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 में हमको ये नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे एक कागज को मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो हम इसको फोल्ड करके जब इसको कटिंग करेंगे तो ये हमको ऑप्शन नंबर 2 जैसा दिखाई देगा, जैसे कि आकृति में दिया हुआ है। ये हम घर पे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कागज लेके। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक कूट भाषा में PLOTS को TUPMQ के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में फ्रूट्स को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रूट्स को लिखा जाएगा TUJVSG, ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है वो देख लेते हैं। इसमें हो रहा है कि जो P है PLOTS का संबंध TUPMQ से है, तो P जो फर्स्ट लेटर उसका TUMPQ के लास्ट लेटर से है, तो P का संबंध Q से है। वो कैसे, P के बाद Q आता है, इसका जो सेकंड है वो उसके लास्ट सेकंड से है, तो L के बाद M आता है, O के बाद P आता है, T के बाद U आता है और S के बाद T आता है। इसी प्रकार फ्रूट्स का हो जाएगा, F का संबंध लास्ट का हो जाएगा, लास्ट में कौन सी संख्या आएगी जो शब्द बनेगा, F के बाद G आता है, R के बाद S, U के बाद V, I के बाद J, T के बाद U और S के बाद T। तो इस प्रकार ये शब्द बन जाएगा फ्रूट्स का TUJVSG। क्वेश्चन नंबर 21, यदि दर्पण को PQ पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन के लिए दर्पण में निर्मित सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा दाएं का बायां, ऊपर का नीचे नहीं होता, दाएं का बायां, बाएं का दायां होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22, एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। एक दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें हम एक ऐसी संख्या ले लेते हैं जैसे कि पासे नंबर 2 और 3 में 2 हमको कॉमन नजर आ रहा है, तो अब 2 को हम दाईं तरफ चलते चलेंगे, राउंड तरफ, चाहे बाईं तरफ चलो चाहे दाईं तरफ। तो 2 के बाद हमारे सेकंड पासे में 3 आ रहा है और जबकि तीसरे पासे में 2 के बाद 4 आ रहा है, तो 3 4 के अपोजिट हो जाएगा। फिर 3 के बाद 1 आ रहा है और 4 के बाद 6 आ रहा है, तो 6 1 के अपोजिट हो जाएगा। तो 1 के अपोजिट 6, हमसे पूछा है 1 के दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर, तो 1 के कौन से विपरीत हो जाएगा, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23, वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसके मध्य के संबंध का दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ चित्रण किया गया है। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि लड़का वो पुरुष होता है और पुरुष मनुष्य होता है। तो छोटा वाला सर्किल लड़का, उससे बड़ा पुरुष, उससे बड़ा मनुष्य। तो इसका जो राइट जो बनेगा वो लड़का पुरुष मनुष्य से बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित वेन आरेख में समचतुर्भुज चालकों को वर्ग सरकारी कर्मचारी को और व्रत मधुमेह रोगियों को दर्शाता है। तो दी गई संख्या उस विशिष्ट श्रेणी से संबंधित लोगों की संख्या दर्शाती है। ऐसे कितने मधुमेह के रोगी हैं जो न तो सरकारी कर्मचारी और न ही चालक। अब सरकारी कर्मचारी हमको कौन दर्शाता है, हमको
वो वर्ग दर्शाता है। तो वर्ग में जितनी भी संख्या है 15, 8, 9, 12 वो हट जाएंगी। और दूसरा हमसे आगे क्वेश्चन में नहीं चालक, तो चालक हमको कौन दर्शाता है? चालक हमको दर्शाता है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में कौन कौन सी डिजिट आ रहे हैं? 8 आ रहा है, 12, 7, 16, तो ये भी हट जाएंगे। तो हमको मधुमेह रोगी देखना है, मधुमेह रोगी व्रत दर्शाता है, तो 9, 12, 7 व्रत में से हट जाएंगे, बचा 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 20, 41, 84, 171, 346 के बाद आएगी 697। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 20 इंटू 2 करेंगे तो 40 प्लस 1 41 आ जाएगा। ऐसे फिर हम 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 से हम ऐसे क्रमशः ऐड करते चलेंगे। तो 41 इंटू 2 प्लस 2 84, 84 इंटू 2 प्लस 3 171 आ जाएगा, 171 इंटू 2 प्लस 4 तो 346। ऐसे 346 इंटू 2 करेंगे प्लस 5 तो संख्या आ जाएगी 697। ये हमारा रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट हुआ। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। अब हम मैथ वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, धातु की एक आयताकार चादर 20 मीटर इंटू 16 मीटर आयाम वाली है। इसके हर कोने से एक वर्ग इस प्रकार काटा गया है कि एक खुला बॉक्स या बक्सा बनाया जा सके। यदि वर्ग की लंबाई 3 मीटर है तो बक्से का आयतन क्या होगा? तो जो बक्से का आयतन आएगा वो आएगा 660 मीटर क्यूब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो देख लेते हैं। को दिया है आयतकार की विमाएं, लंबाई 28 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। तो बक्से की लंबाई कितनी हो जाएगी? बक्से के चारों कोनों पे काटा गया है वर्ग, तो वर्ग जो हमको काटा है वो 3 मीटर का काटा है। तो 28 माइनस 3 माइनस 3, क्योंकि दोनों साइड से कटेंगे तो वो हो जाएगी लंबाई, बक्से की लंबाई हो जाएगी 22 मीटर। ऐसी चौड़ाई भी माइनस 3 दो साइड से कौन कट जाएंगे तो वो भी कम हो जाएगी चौड़ाई। तो चौड़ाई बचेगी 16 माइनस 3 तो 10 मीटर। ऊंचाई हमको दिया है 3 मीटर। अब हम जानते हैं कि बक्से का आयतन कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। घनाभार बक्से का आयतन का फॉर्मूला होता है L गुना B गुना H। तो लंबाई हमारी 22 हो गई, चौड़ाई हमारी 10 हो गई और ऊंचाई 3 होगी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 660 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष में 10% घटी गई। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणु की संख्या 21,384 है तो आरंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी? तो आरंभ में थी 20,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वो कैसे, वो देख लेते हैं। हमको दिया है कि माना प्रारंभ में जीवाणु की संख्या x, तो प्रश्न अनुसार वर्तमान क्या हो जाएगी? तो प्रारंभ में x थे तो उसका हो जाएगा, पहले हमारे क्या हुआ था? 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 10% प्रॉफिट के लिए कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? x 1 प्लस 10/100। फिर हमको 8% का प्रॉफिट हुआ, वृद्धि हुई, तो 1 प्लस 8/100। फिर हमको हुआ था 10% का माइनस हार्स हुआ था, कमी हुई थी, तो 1 माइनस 10/100 इक्वल टू आ जाएगा 21,384 की। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ 20,000। क्वेश्चन नंबर 3, एक कमीज का अंकित मूल्य 1,824 है, उसे 18% छूट पर बेचा गया। यदि लाभ प्रतिशत 14% है तो उस कमीज का लागत मूल्य क्या है? तो लागत मूल्य आ जाएगा 1,312। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वो कैसे, वो देख लेते हैं। कमीज का अंकित मूल्य हमको दिया है 1,824 रुपये, माना कमीज का क्रय मूल्य कितना है? x रुपये। तो प्रश्न अनुसार हमारा हो जाएगा कि हमको x पर 14% का प्रॉफिट हुआ था, x इंटू 114% और बराबर 1824 पे हमने 18% छूट दी तो बचा कितना? 82%। तो 1824 का 82% इक्वल टू हो जाएगा x का 14% प्रॉफिट, तो 114%। तो x इंटू 114/100 इक्वल टू 1824 इंटू 82/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1,312 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयत का विकर्ण √31 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 18 सेंटीमीटर। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना आयत की लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो प्रश्न अनुसार आयत का विकर्ण हो जाएगा √31 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। तो √L² + B² बराबर हो जाएगा √31। ये हमारा फॉर्मूला होता है विकर्ण का। विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो L² + B² इक्वल टू 31। LB बराबर क्या हो जाएगा? 25। तो L + B इक्वल टू हो जाएगा √L² + B² + 2LB। अब 2L² + B² हमारे पास 31 है और LB हमारे पास 25 है, तो ये मान पुट करेंगे तो ये L + B आ जाएगा √81। तो L + B √81 की वैल्यू आ जाती है 9 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना L + B। तो 2 इंटू L + B की वैल्यू हमारी निकल गई 9। तो 9 इंटू 2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी है ताकि कार्य 45 दिनों में पूरा कर लिया जाए? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 20। माना x दिन बाद 15 महिलाएं और शामिल हुई, तो x दिन बाद हुई तो x दिन तक कितने महिलाओं ने काम किया? 25 महिलाओं ने। कितना काम किया टोटल? 25 इंटू x प्लस
15 जो x दिन बाद कितनी महिलाएं हो जाएंगी, 15 ऐड कर दिए तो 25 पहले 15 वो तो 40, तो 40 इंटू कितने दिन काम करेंगे, टोटल 45 दिन है तो माइनस x कर देंगे क्योंकि x दिन बाद लगी है, तो 45 माइनस x जो दिन आ जाएंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 40 से। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कुल काम के बराबर हो जाएगा, जो कि 25 महिलाएं 60 दिनों तक करती हैं, तो 60 इंटू 25। तो ये हमको जब कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 दिन बाद लगानी पड़ेंगी 15 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 6, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो उनका होगा ऑप्शन नंबर 4 440। वो कैसे हो देख लेते हैं। माना दो क्रमागत सम संख्या होते हैं x तथा x प्लस 2, पहली x है दूसरी x प्लस 2। प्रश्न अनुसार इनका वर्गों का अंतर 84 है, तो x प्लस 2 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 84। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो संख्याओं को गुणनफल निकालना है तो x इंटू एक्स प्लस 2, तो 20 इंटू 22 हो जाएगा, जो क्या जाएगा 440 के इक्वल। तो इसके आंसर हो जाएगा 440। क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए, 4% वार्षिक दर पर अगले 8 वर्षों के लिए और 7% वार्षिक दर पर 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई। यदि 15 वर्षों की समावधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 43,800 हो तो वह धनराशि कितनी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 60,000 थी वो धनराशि। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना धनराशि P रुपये, तो प्रश्न आंसर P इंटू 5% दर है इंटू 4 वर्षों के लिए अपॉन 100, ये ब्याज आ जाएगा, प्लस P इंटू 4 इंटू 8, 4% दर है 8 वर्षों के लिए अपॉन 100, प्लस P इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 100। तो ये टोटल मिला के जो 15 साल हो रहे हैं अपने, तो ये टोटल हो जाएगा किसके, ये ब्याज निकल के ऐड हो जाएगा, तो ये जाएगा 43,800 के इक्वल। तो अब इसको हम जो कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो P की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, तो इसको कैलकुलेट जैसे कि चित्र में दिया है आप ऐसे कैलकुलेट करके P की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 60,000 रुपये। तो वो धनराशि होगी 60,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8, 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न 195 ml होगा। तो लीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे, ml में। तो 5 लीटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो 195 अपॉन 5000 हो जाएगा। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.039। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैसे कि आपको चित्र में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याएं x और y संख्या z का क्रमशः 18% और 30% है। संख्या y संख्या x की कितनी प्रतिशत है। तो वो होंगी ऑप्शन नंबर 3 167%। वो कैसे, वैसे कि माना z बराबर 100 है तो x z का 18% है, तो 100 का 18% कितना हो जाता है 18, और z का 30% कितना हो जाएगा, 100 का 30%, 100 इंटू 30 अपॉन 100 तो मतलब 30। तो 30 इक्वल टू हो जाएगा 18 का k परसेंट, मान लेते हैं k परसेंट है, 30 तो 18 k परसेंट है, तो 30 इक्वल टू 18 k अपॉन 100, k की वैल्यू आ जाएगी 166.66%, जो इक्वल हो जाएगा 167% के। क्वेश्चन नंबर 10, 17 गेंदों को 840 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य क्या है। तो एक गेंद का लागत मूल्य है 70 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना एक गेंद का लागत मूल्य x रुपये है, तो प्रश्न अनुसार हो जाएगा 5x इक्वल टू 17x माइनस 840। तो 12x बराबर 840, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 70 रुपये। क्योंकि हमको जो लागत जो हानि हो रही है वो 5 गेंदों के मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो रही है, तो हमने लागत मूल्य x माने तो 5 गेंदों की हानि है तो 5x हो जाएगी टोटल। तो हानि कैसे, तो 17 गेंदों को जो हम x प्राइस में लागत मूल्य बेचेंगे माइनस 840 करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा टोटल हानि के। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू 70 रुपये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, 3 साझेदार A B C 2,21,000 को आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि यदि A B और C को प्राप्त धनराशि में से क्रमशः 2,000 3,000 4,000 निकाल दिए जाएं तो धनराशि से वे प्राप्त करेंगे 11:18:24 के अनुपात में होगी। B ने कितनी धनराशि प्राप्त की। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले साइट में भी किया था, तो इसका हम जो वही मेथड प्रयोग में लेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो 75,000 होगा। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना हम पहले मान लेते हैं कि एक धनराशि कितनी हो जाएगी, जो अनुपात हमको दिए हैं 11:18:24, तो 11x प्लस 2,000 कम निकाल लिए हैं, क्योंकि ये अनुपात 2,000 निकालने के बाद हो रहा था ये कम, तो 11x प्लस 2,000। बी की धनराशि ऐसे ही 18x प्लस 3,000, सी की धनराशि 24x प्लस 4,000। अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे हम, जब इनको ऐड करेंगे तो ये होने चाहिए 2,21,000 के। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4,000। तो b की धनराशि हमने क्या मानी 18x प्लस 3,000, तो 18 इंटू 4,000 प्लस 3,000, तो ये हो जाएगा 75,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य 252 और महत्तम समावर्तक 12 है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो उनका होगा 120। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वो कैसे, वो देख लेते हैं।
माना संख्या x तथा y है, तो x y जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 252 इंटू 12 के एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ये हमारा नियम होता है। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 48। अब हम जानते हैं कि संख्या को x प्लस वाई इक्वल टू होता है अंडर रूट x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इसके इक्वल ही आता है, ये हमारे फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले जब हम मान पुट करेंगे तो मान x माइनस वाई 48 रख देंगे, तो उसको स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई हमारे पास है 252 इंटू 12, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 120। तो संख्या को योग आ जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 13, एक कक्षा के दो बैच ए और बी हैं। बैच ए में 44 छात्र हैं और बैच बी में 56 छात्र हैं। यदि बैच ए का औसत भार 43 kg और बैच बी का औसत भार 39 kg है, तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा? तो पूरी कक्षा का औसत भार होगा 40.76 kg। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो देख लेते हैं कि पूरी कक्षा का औसत भार हम निकाल लेते हैं 44 इंटू 43 प्लस 56 इंटू 39 अपॉन 44 प्लस 56, क्योंकि 44 छात्रों का 43 है और 56 का 39 है। टोटल छात्र कितने हो गए? 44 प्लस 56। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 40.76 kg। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि पर 2 से 2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 9,095 है, तो मूलधन कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000। वो कैसे, वो देख लेते हैं। टोटल अमाउंट ए बराबर होता है ए पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एच 1 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू आर अपॉन 100। अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो मैं आपको नीचे एक PDF दे दूंगा जिसमें सारे फॉर्मूले होते हैं, तो वो आप देख लेना। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे आर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा P 5,819 अपॉन 4,000। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के कितना आ जाएगा? 9,095 जो कि हमको दिया हुआ है। अब इसमें हम मान रखेंगे 5,819 अपॉन 4,000 माइनस पी बराबर आ जाएगा हमारे पास ब्याज के इक्वल। तो P की वैल्यू इससे ऐसे निकल के आ जाएगी, P की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी? 20,000। तो राइट आंसर हो जाएगा 20,000। क्वेश्चन नंबर 15, एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकती है। यह 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जा सकती है। जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में यह कितना समय लेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना नाव की गति x किलोमीटर पर घंटा है, धारा की गति y किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं। अब अनुप्रवाह गति x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी और उत्प्रवाह गति x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। अब प्रश्न अनुसार हम चलते हैं, जैसे प्रश्न में दिया है 5 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 15 अपॉन 2x प्लस वाई इक्वल टू 45 अपॉन 60। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये दो समीकरण बन जाएंगे, एक 2.5 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 अपॉन 60। ये प्रश्न के अनुसार दो समीकरण बन गए। इन समीकरण जब हम सॉल्व करेंगे तो आगे कैलकुलेट हो जाएगी वैल्यू इसके। तो कैलकुलेशन ऐसे करते करते आपको जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 30। तो x प्लस वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में जब मान रखेंगे तो वो 30 5 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 15 अपॉन 2 इंटू 30 हो जाएगा इक्वल टू 3/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो x माइनस वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10। तो 12 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाने में लगा समय हो जाएगा 12 अपॉन 10 इंटू 60 इक्वल टू हो जाएगा 72 मिनट। ये हमारे मैथ वाले सेक्शन कंप्लीट हुआ। ये आपको थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़े कुछ समय के लिए बिजी होने वाला हूँ, तो इस वजह से आपको जल्दी से ये पेपर सॉल्यूशन करवा देता हूँ। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पास में है तो आप डेली पे ये वाला सेट आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी नेक्स्ट सेट में आपको अच्छे से डिटेल में लेके आऊँगा क्योंकि कुछ समय में बिजी होने वाला हूँ, इस वजह से आपको जल्दी से प्रोवाइड सेट करवा रहा हूँ। और अब हम कंप्यूटर वाले सेक्शन पर आते हैं। कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक IP वर्जन 4 एड्रेस खाली जगह लंबा होता है तो कितना लंबा होता है? 32 बिट्स का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? तो क्या क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 4, टेक्स्ट हो सकता है, फाइल हो सकते हैं, इमेज हो सकती है, ये सभी हो सकती है। लेकिन हमको बाकी इतनी सारी फाइल, इमेज, वीडियो और जिप, लेकिन जिप की गई फाइलें नहीं होती हैं। ये सारी गलत है क्योंकि समाविष्ट होने वाली खाली टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई फाइल हो सकती है या फिर कोई इमेज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? MS वर्ड में एक शब्द में लोअर केस और अपर केस दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं, तो ये एकदम सही है, दोनों केस होते हैं। दूसरा कथन, MS वर्ड में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता जबकि किसी को भी बोल्ड किया जा सकता है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल फर्स्ट कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3, Ctrl+V। ये पेस्ट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+C का उपयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है और Ctrl+X का उपयोग
हम कट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, MS वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है? तो किसका किया जाता है? ट्रिपल लेफ्ट क्लिक से हम पूरा पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से क्या होता है? तो डिफॉल्ट रूप से ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, कर्सर नीचे की सेल में चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? तो कितने हो सकते हैं? 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक पंक्ति कम से कम संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? बराबर 8/4/2 - 2/2। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि इसमें पहले हम 8 में 4 का भाग देते हैं तो 4 2 आ जाएगा, फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इधर माइनस के इधर 2/2 है तो 2 में 2 का भाग देंगे 1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 0। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ए वर्कशीट डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द सेलेक्टेड सेल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नेम बॉक्स। तो ये हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 3 दिसंबर का मॉर्निंग वाले पेपर का सॉल्यूशन रहा। और ये सेट मैंने आपको थोड़े जल्दी में करवाया है क्योंकि मेरे पास 2-4 दिन में बिजी रहूंगा, इस वजह से आपको सेट्स प्रोवाइड करना जरूरी था। आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी सारे सेट्स मैं आपको अच्छे से डिटेल में आपको करवाऊंगा। बस मैथ वाला सेक्शन और रीजनिंग वाला सेक्शन थोड़ा मैंने आपको, वैसे तो स्क्रीन पे मैंने पूरा आंसर सॉल्यूशन लगा दिया है, बाकी वो थोड़ा समझा नहीं पाया। नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। इसका आपको PDF चाहिए तो आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप ज्वाइन कर लें। वहाँ मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। और कोई भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो ऑनलाइन क्लासेज का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरे को मैसेज कर सकते हो। और आपको अदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन में या कहीं भी किसी भी GK का क्वेश्चन या मैथ रीजनिंग, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।